जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSK जी 178 प्राचीन भारतीय राजनीति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस क्लास को और प्लस गैस पेपर को अच्छे से अगर आप लोग कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का जो कल पेपर होने वाला है वो आपका जो है 100% क्लियर हो जाएगा। इतना आपको पढ़ना होगा, इतना पढ़ के आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च करिए shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और आपको जो भी पेपर कोड्स के गैस पेपर डाउनलोड करने हैं यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे BSKG 178, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका गैस पेपर आ जाएगा, इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, शुक्राचार्य एवं कामंदक के राजनैतिक चिंतन को स्पष्ट कीजिए। यानी शुक्राचार्य एवं कामंदक का राजनीतिक चिंतन क्या था उसके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। तो प्राचीन भारत में राजनीति और राज्य शासन पर कई महान विचारक हुए हैं। उनमें से शुक्राचार्य और कामंदक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों ने अपने समय के समाज और राजनीति को ध्यान में रखकर शासन, नीति और कूटनीति के सिद्धांत बताए। यानी कि जो शुक्राचार्य और कामंदक थे उन्होंने क्या किया, अपने समय में जो भी समाज था, जो भी राजनीति थी, उसको ध्यान में रखकर शासन की नीतियां बनाई और अपनी कूटनीति के सिद्धांत दिए। तो सबसे पहले देखते हैं शुक्राचार्य का राजनीतिक चिंतन। तो शुक्राचार्य को प्राचीन भारतीय राजनीति का एक प्रखर विचारक माना जाता है। उन्हें मुख्य रूप से शुक्र नीति के लेखक के रूप में जाना जाता है। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण कई मायनों में व्यवहारिक और यथार्थवादी था। उनके अनुसार राजनीति में मुख्य उद्देश्य राजा और प्रजा की सुरक्षा और शक्ति का संतुलन होना चाहिए। वो क्या मानते थे, वो मानते थे कि राजनीति में सबसे जो मुख्य बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए राज्य और प्रजा की सुरक्षा। यानी राजा का कर्तव्य है कि वो राज्य की सुरक्षा करे और अपनी प्रजा की सुरक्षा करे और शक्ति का संतुलन बनाए रखे। शुक्राचार्य ने राजा के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। जैसे पहला सिद्धांत था धर्म और राजनीति का संतुलन। उन्होंने कहा कि राजा को धर्म के मार्ग पर पालन करते हुए राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए। केवल धर्म का पालन करना पर्याप्त नहीं है, शक्ति और बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। यानी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि राजा को धर्म के मार्ग का पालन करना चाहिए और राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए। केवल धर्म का पालन करना पर्याप्त नहीं है बल्कि क्या करना है, शक्ति और बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करना है। इसके बाद कूटनीति और चालाकी। राजनीतिज्ञ को स्थिति के अनुसार चालाक और रणनीतिक होना चाहिए। शत्रु के प्रति कठोर और मित्र के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। आगे वो क्या कहते हैं, वो आगे कहते हैं राजा को क्या करना चाहिए, स्थिति के अनुसार चालाक होना चाहिए और रणनीतिक होना चाहिए। राजा को क्या होना चाहिए, शत्रु के प्रति कठोर और मित्र के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। इसके बाद आपका है लोकहित प्रधान। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य और प्रजा के हित में निर्णय ले। यानी राजा को ऐसे निर्णय लेने हैं जो प्रजा के हित में हो। व्यक्तिगत लालच और अहंकार से बचना चाहिए। यानी कि राजा को अपने कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं जो उसके व्यक्तिगत काम हो और जिससे जो है प्रजा को नुकसान पहुंचे। तो राजा को क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत लालच और अहंकार से बचना चाहिए। शक्ति का प्रयोग। उन्होंने कहा कि शक्ति और सेना का प्रयोग न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि कूटनीति में दबाव बनाने के लिए भी जरूरी है। अगर हम लोग संक्षेप में कहें तो शुक्राचार्य का राजनीतिक चिंतन व्यवहारिक था, यथार्थवादी था और नीति प्रधान था। तो यहां पर हमने शुक्राचार्य का राजनीतिक चिंतन देख लिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो कामंदक का राजनीतिक चिंतन।
कामंदक को मुख्य रूप से कामंदक नीति शास्त्र का लेखक माना जाता है। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण भी व्यवहारिक था, लेकिन वे विशेष रूप से कूटनीति और प्रशासनिक प्रबंधन पर जोर देते हैं। वो किस पर जोर देते हैं? कूटनीति और प्रशासनिक प्रबंधन पर जोर देते हैं। कामंदक ने राजा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, जैसे सर्वोत्तम प्रशासन, कि राजा का मुख्य कर्तव्य है कि वह राज्य को सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण बनाए। सतर्कता और योजना, यानी राज्य में किसी भी संकट या शत्रु के खतरे को पहचान कर पूर्व योजना बनाना आवश्यक है। यानी राजा को क्या होना चाहिए? राजा को सतर्क रहना चाहिए और जो है अपनी योजना बना के रखनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद राजनीतिक छल और रणनीति। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में छल, चालाकी और धूर्तता का प्रयोग करना कभी कभी आवश्यक होता है। इसका उद्देश्य राज्य की रक्षा और सत्ता बनाए रखना होता है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजनीति में छल, चालाकी और धूर्तता का प्रयोग कभी कभी करना आवश्यक होता है। और ये क्यों करना चाहिए? ये तब करना चाहिए जब राज्य की रक्षा पर बात आ जाए या फिर सत्ता पर बात आ जाए। जनता और अधिकारी वर्ग। कामंदक ने यह भी कहा कि राजा को अपने मंत्री और जन समूह के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। भरोसा और अनुशासन दोनों जरूरी है। कामंदक का विचार था कि राजनीति केवल शक्ति दिखाने का साधन नहीं है, बल्कि राज्य को सुचारू रूप से चलाने का विज्ञान है। तो वो क्या कहते हैं कि राजनीति केवल शक्ति दिखाने का साधन नहीं है, बल्कि क्या है? राज्य को सुचारू रूप से चलाने का विज्ञान है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। शुक्राचार्य और कामंदक दोनों ही अपने समय के महान राजनीतिक विचारक थे। जहां शुक्राचार्य ने अधिकतर सामरिक बुद्धि, शक्ति की नीति पर जोर दिया, वहीं कामंदक ने कूटनीति, प्रशासन और राज प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। दोनों के विचार आज भी राजनीतिक विज्ञान और कूटनीति में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके सिद्धांत यह सिखाते हैं कि राजनीति में धर्म, नीति, शक्ति, जनता की भलाई का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था शुक्राचार्य एवं कामंदक के राजनीतिक चिंतन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने शुक्राचार्य का राजनीतिक चिंतन देखा, यानी उन्होंने क्या बताया? राजा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। इसी के बाद कामंदक का राजनीतिक चिंतन था, जिसमें भी उन्होंने कुछ राजा के लिए महत्वपूर्ण बातें की, जैसे सर्वोत्तम शासन, सतर्कता, योजना, राजनीतिक छल और रणनीति, जनता और अधिकारी वर्ग। इसके बाद हमने यहाँ पे निष्कर्ष लिख दिया। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको ऐसे हेडिंग वाइज आंसर को लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका है, मनुस्मृति के आधार पर दंड की उत्पत्ति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले हमको बताना है कि दंड की उत्पत्ति क्यों हुई और उसका महत्व क्या है, और किसके आधार पर? मनुस्मृति के आधार पर। मनुस्मृति भारतीय धर्मशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसे कानून और समाज व्यवस्था का आधार माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पहलुओं के लिए नियम और निर्देश दिए गए हैं, जिनमें दंड यानी सजा का विशेष महत्व है। दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में शांति, न्याय और अनुशासन बनाए रखना भी है। जो मनुस्मृति है वो हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कानून, समाज की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के नियम और निर्देश दिए गए, जिसमें दंड यानी सजा का भी विशेष महत्व है। और वो कहता है कि दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को सजा देना नहीं है, बल्कि क्या करना है? समाज में शांति, न्याय और अनुशासन बनाए रखना है। क्योंकि अगर हम दंड नहीं देंगे तो समाज में अनुशासन नहीं होगा, तो अनुशासन रखने के लिए हमको दंड देना पड़ता है। तो दंड की उत्पत्ति क्यों हुई? मनुस्मृति के अनुसार दंड की उत्पत्ति का मुख्य कारण समाज में नियम और कानून का पालन सुनिश्चित करना है। जब कोई व्यक्ति समाज के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके द्वारा समाज में असंतुलन और अन्याय फैलता है। ऐसे में समाज और राजा का कर्तव्य है कि वह अपराधी को दंडित करे। तो यहाँ पर दंड की उत्पत्ति के क्या कारण है? दंड की उत्पत्ति का कारण है कानून का पालन सुनिश्चित करना। यानी हमको समाज में अगर कानून का पालन सुनिश्चित कराना है तो हमको दंड का प्रावधान करना होगा। तो मनुस्मृति में दंड को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। पहला दंड है अपराध के अनुसार शारीरिक या आर्थिक सजा देना, जिसे हम लोग कहते हैं दंड। ठीक है। दूसरा है प्रतिदंड यानी प्रतिशोध, अपराध के बदले अपराधी को उसी प्रकार की सजा देना। तीसरा दंड है प्रवचन या फिर सुधारात्मक दंड, यानी अपराधी को सुधारने और सही मार्ग पर लाने के लिए सिखाना। और चौथा दंड है वर्जनीय दंड, यानी सामाजिक बहिष्कार या फिर
किसी प्रकार की रोक टोक जो अपराधी को सुधारने में मदद करे। मनुस्मृति के अनुसार दंड का मुख्य उद्देश्य है समाज में व्यवस्था बनाए रखना। अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो लोग अपराध करने में संकोच नहीं करेंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए दंड की उत्पत्ति का कारण समाज की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। अब देखते दंड का महत्व क्या है। तो दंड का महत्व क्या है? सामाजिक और शांति व्यवस्था बनाए रखने की समाज में दंड दिया जाता है। दंड के माध्यम से लोग अपराध करने से डरते हैं और समाज में अनुशासन बनाए रखते हैं। इससे समाज में शांति बनी रहती है। न्याय की स्थापना करना यानी दंड अपराधी को उसके अपराध के अनुसार सजा देता है। यह पीड़ित और समाज के प्रति न्याय सुनिश्चित करता है। इसके बाद है आचार और धर्म का पालन यानी मनुस्मृति में धर्म और आचार का पालन करने वाले को सम्मान और उल्लंघन करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है। इसमें लोग धर्म और नियम का पालन करते हैं। इसी में आपका अगला है सुधारात्मक भूमिका यानी दंड का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है बल्कि अपराधी को सुधारने और उसे सही मार्ग पर लाने का भी है। राजा और राज्य का कर्तव्य यानी मनुस्मृति के अनुसार राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए और दंड का सही प्रयोग करना चाहिए। यदि राजा न्यायपूर्ण दंड देता है तो समाज में विश्वास और सुरक्षा बनी रहती है। तो यहाँ पर दंड का महत्व क्या है? दंड का महत्व है सामाजिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, न्याय की स्थापना करना, आचार और धर्म का पालन करना, सुधारात्मक भूमिका निभाना, राज्य और राजा का कर्तव्य बताना भी क्या है? दंड का महत्व है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो मनुस्मृति में दंड का महत्व केवल अपराध को रोकने तक सीमित नहीं है, यह समाज में नैतिकता, अनुशासन, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए भी आवश्यक है। दंड के बिना समाज में अराजकता फैल सकती है, इसलिए दंड न केवल अपराधी के लिए बल्कि समाज के लिए भी सुरक्षा और अनुशासन का माध्यम है। इस प्रकार मनुस्मृति के अनुसार दंड का जन्म समाज और न्याय की रक्षा के लिए हुआ है। इसका महत्व आज भी समाज में अनुशासन और न्याय स्थापित करने के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दंड की उत्पत्ति क्यों हुई थी? दंड की उत्पत्ति हुई थी समाज में अनुशासन और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सप्तांग सिद्धांत पर प्रकाश डालिए यानी सप्तांग सिद्धांत क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय प्रशासन और नीति शास्त्र विशेषकर राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में वर्णित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका उल्लेख मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। इसका उद्देश्य यह बताना है कि किसी राज्य या संगठन के सुचारू और सफल संचालन के लिए किन किन तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है। इसे 7 अंगों यानी सप्तांग में विभाजित किया गया है। यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें जो है सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इसमें 7 अंगों को बताया गया है जिसमें बताया गया है किसी राज्य या संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं सप्तांग के कौन कौन से अंग हैं। तो इसमें आपका पहला अंग है स्वम यानी कि राजा या शासक। यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। राजा या शासक की योग्यता, नीति और चरित्र ही राज्य की स्थिरता और समृद्धि का आधार होती है। राजा को ज्ञान, साहस, धैर्य और नीति में निपुण होना चाहिए। परिग्रह, प्रजा या जनता। दूसरा अंग क्या है? परिग्रह यानी प्रजा और जनता। जनता राज्य की ताकत है। यदि जनता संतुष्ट और खुशहाल है तो राज्य मजबूत रहता है। जनता का सहयोग, विश्वास और समर्थन राज्य के लिए अनिवार्य है। तीसरा अंग है अमात्य यानी अमात्य या फिर मंत्री वर्ग। राजा अकेला शासन नहीं कर सकता। योग्य और निष्ठावान मंत्री ही प्रशासन को सुचारू रखते हैं। मंत्री न केवल शासन की योजना बनाते हैं बल्कि नीति के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी में आपका चौथा अंग है दंड, सेना या सुरक्षा व्यवस्था। राज्य की रक्षा और सुरक्षा के लिए मजबूत सेना या सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य है। बिना सुरक्षा के राज्य के सभी अंग कमजोर पड़ जाते हैं। यानी क्या रखना है? सेना और सुरक्षा व्यवस्था रखनी है। पांचवा जो अंग है वो है मित्र यानी सहयोगी या फिर मित्र राष्ट्र। बाहरी संबंध और मित्र राष्ट्रों का सहयोग भी राज्य की सफलता में महत्वपूर्ण है। अच्छे मित्र और गठबंधन शत्रु के खिलाफ राज्य को सुनिश्चित करते हैं। आपका छठवां अंग है शत्रु, दुश्मन या विरोधी। शत्रु का ज्ञान और उनकी क्षमता का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। किसी भी संकट या युद्धों के समय शत्रु की ताकत और कमजोरियों का सही अनुमान होना चाहिए। इसके बाद सातवां अंग है भू यानी भूमि या प्राकृतिक संसाधन।
राज्य की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, जल स्रोत और कृषि भूमि भी उसकी समृद्धि का आधार है। यदि भूमि उर्वर और संसाधनों से भरी हुई है तो राज्य आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत रहता है। तो यहाँ पर देखिए सप्तांग सिद्धांत में 7 अंगों का वर्णन किया गया है जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला अंग क्या है? राजा या शासक। दूसरा अंग है प्रजा या जनता। तीसरा अंग है मंत्री वर्ग। चौथा अंग है सेना या सुरक्षा व्यवस्था। चौथा अंग है सहयोगी या फिर मित्र राष्ट्र। छठा अंग है आपका दुश्मन या विरोधी। और सातवां अंग है भूमि या प्राकृतिक संसाधन। अब देखते हैं सप्तांग सिद्धांत का महत्व क्या है। तो ये सबसे पहले हमको समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह सिद्धांत केवल शासन या सेना तक सीमित नहीं है बल्कि राज्य की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं को जोड़कर देखता है। संगठन और रणनीति, किसी भी निर्णय को लेने से पहले इन 7 अंगों का विश्लेषण करना जरूरी माना गया है। समृद्धि और सुरक्षा, यदि ये 7 अंग संतुलित और मजबूत हो तो राज्य सुरक्षित और समृद्ध रहता है। नीति और निर्णय में मार्गदर्शन, यह सिद्धांत राजा या प्रशासनिक अधिकारी को निर्णय लेने में मार्गदर्शन देता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सारांश लिख देंगे। सप्तांग सिद्धांत यह सिखाता है कि किसी भी संगठन या राज्य की सफलता केवल एक व्यक्ति या घटक पर निर्भर नहीं करती। इसे मुख्य 7 अंगों राजा, प्रजा, मंत्री, सेना, मित्र, शत्रु, भूमि के संतुलन और सहयोग से ही सुनिश्चित किया जाता है। यही कारण है यह सिद्धांत आज भी प्रशासन और प्रबंधन के अध्ययन में प्रासंगिक माना जाता है। यानी अगर हमको किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाना है तो उसमें राजा, प्रजा, मंत्री, सेना सभी का उतना ही योगदान होगा जितना कि राजा का होगा। तो ये जो 7 अंग हैं ये किसी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये आपके कुछ BSKG 178 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।